चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 16वें नंबर का क्वेश्चन कि ए और बी एक कार को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ 12 दिनों तक कार्य करते हैं। जब तक कि ए और सी छोड़ नहीं देते, कार को समाप्त करने के लिए बी को कितने और दिन लगेंगे। मतलब वो कितने दिन तक काम में करते हैं एक साथ, 12 दिन तक। उसके बाद ए और सी जो है काम को छोड़ देते हैं, तो ये बोले बी को कितने और दिन लगेंगे, मतलब शेष काम जो बचा हुआ है वो बी कितने दिन में करेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, टाइम एंड वर्क का जब भी क्वेश्चन आए तो हमने आपको हर बार बोला है कि आपको दो चीज़ों पर विशेष तौर से ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि वो कार्य कितना है, वो काम कितना है, वो वर्क कितना है, ठीक है। दूसरी चीज़, क्षमता कितनी है हर एक व्यक्ति की, मतलब वो एक दिन में कितना कितना काम करते हैं, वो क्षमता आपको निकालनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि आपको शेष काम निकालना है और फिर बी की क्षमता से उसको भाग देना है, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं दिन कैसे निकलते हैं, कार बटे क्षमता से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम वर्क निकालेंगे यानी कि कार निकालेंगे और कैसे हम इनकी क्षमताएं निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर दिया है कि ए और बी, कौन कौन भाई, तो आप कहेंगे सर ए और बी मतलब दो लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, कितने दिन में काम कर लेते हैं, तो भाई इनके हम दिन लिखे लेते हैं। तो ए और बी की बात करें तो ये 30 दिन में एक काम को करते हैं। बी और सी इसी काम को कितने दिन में, 24 दिन में करते हैं। और सी और ए इसी काम को कितने, 20 दिन में करते हैं। तो काम कैसे निकलता है भाई, क्योंकि ये काम कैसे कर रहे हैं, समान काम को करते हैं। मतलब ए और बी 30 दिन में जिस काम को करते हैं उसी काम को बी और सी 24 दिन में करते हैं, उसी काम को सी और ए 20 दिन में करते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों क्या कर रहे हैं, समान काम को करते हैं, लेकिन मिल मिलकर कर रहे हैं साथ में, दो दो लोगों के पैर में, ठीक है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले आप 30, 24 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, एक कॉमन संख्या होती है जो तीनों से डिवाइड हो जाती है, तो वो एलसीएम जो होगा वही हमारा वर्क होगा। तो 30, 24 और 20 का एलसीएम आएगा 120। तो ये हमारा क्या आ गया, कार्य यानी कि वर्क। अब बात करनी है इनकी क्षमताओं की, मतलब काम तो आपको बी अकेले से करवाना है, शेष काम तो बी की क्षमता चाहिए होगी, लेकिन यहाँ पर जो क्षमताएं आएंगी वो साथ में आएंगी, मतलब कंबाइंड क्षमता आएंगी, क्योंकि ए और बी मिलकर 30 दिन में 120 यूनिट का काम करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आप 30 से 120 में भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 4। एक दिन में किया गया कार्य क्षमता कहलाती है। तो अगर ए और बी 30 दिन में 120 यूनिट का काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी और सी एक दिन में कितना करेंगे, तो 24 पंजे 120। सी और एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे सर 6, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर बात करी जाए कि ए और बी की कंबाइंड क्षमता कितनी है, 4 यूनिट। मतलब ये 4 यूनिट में अभी हमें नहीं पता कि ए कितना करता है और बी कितना करता है, लेकिन दोनों मिलकर 4 यूनिट का काम करते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि डी और सी एक दिन में कितना करते हैं, तो आप कहेंगे 5। सी और ए एक दिन में कितना करते हैं, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट का काम करते हैं। तो अगर हम इन तीनों इक्वेशनों को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो आप देखिए ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, 2 बार, और सी कितनी बार है, 2 बार। यानी कि जो यहाँ पर योग आएगा इनकी क्षमताओं का, वो इन तीनों की क्षमताओं का दुगना दुगना होगा, डबल डबल होगा। तो इसको आप देखिए, यहाँ पर होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 4 10 और 5 15, कितना हो गया, 15 यूनिट। अब यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में हो जाएगा 15/2। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 15/2 यानी कि 7.5 यूनिट का काम करते हैं। अब इन्होंने कितने दिन तक एक साथ काम किया, तो क्वेश्चन में लिखा है क्लियर 12 दिन तक। तो बताइए, अगर ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, अगर हम बात करें कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 15/2 यूनिट का काम करते हैं, 15/2 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो 12 दिन में कितना किया होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से ये 6 बार कट जाएगा, 15 6 90, तो 90 यूनिट का काम इन्होंने कर लिया। अब 90 यूनिट का काम अगर हो गया तो हम क्या निकालेंगे, शेष कार्य निकालेंगे कि भाई शेष कार्य कितना है, कितना काम बचा है जो हमें करवाना है। तो शेष कार्य की हम बात करें तो देखिए कितना आएगा, 120 में से 90 हो गया तो कितना बचा, तो आप कहेंगे 30 यूनिट। तो शेष कार्य कितना बचा, 30 यूनिट का बचा। अब ये 30 यूनिट का शेष कार्य किसको करना है, बी को।
लेकिन आपके पास क्या बी की क्षमता है? तो आप कहेंगे सर नहीं है। लेकिन आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता जरूर है। कितनी है? 7.5। तो अगर आप इस 7.5 में से यानी कि 7.5 में से किसकी क्षमता को माइनस कर दें? ए और सी की क्षमता को माइनस कर दें, यानी कि ए और सी की जो कंबाइन क्षमता है एक साथ मिलकर वो कितना काम करते हैं, उस क्षमता को यदि आप ए बी और सी तीनों मिलकर एक साथ कितना करते हैं 7.5 में से माइनस कर दें, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम बात करें कि ए और सी की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे सर 6 है। तो अगर 6 इसमें से माइनस कर देते हैं तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? तो 7.5 में से हमने किसको माइनस कर दिया? 6 को। तो बी की क्षमता कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर 1.5, यानी कि बी जो है वो एक दिन में 1.5 यूनिट का काम करता है। 1.5 यूनिट का काम करता है। उससे आपको काम कितना करवाना है? 30 यूनिट। तो दिन कितने निकलेंगे भाई? तो दिन जो होते हैं वो होता है भाई कार्य बटे में कितना? क्षमता। कार्य बटे में क्षमता, क्षमता उसकी जिससे आपको काम करवाना है। कार्य कितना बचा? 30। बी की क्षमता कितनी है? 1.5। आप दशमलव हटाएंगे ऊपर क्या आएगा? 1 0। 15 से कटेगा 2 बार 30, यानी कि 20 दिन। तो बी जो है वो 20 दिन में शेष कार्य को कर लेगा। बी जो है वो 20 दिन में शेष कार्य को कर लेगा। किस ऑप्शन में आपको दिया है? तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से जब कार्य और वर्क यानी कि समय और कार्य और वर्क तो एक ही चीज होती है, यानी कि समय और कार्य का आपके पास क्वेश्चन आए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए, तो दो चीजों पर विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि कार्य निकालना और क्षमता निकालनी है। ठीक है, तो काफी आसानी से फिर आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय निम्न होगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि रेलगाड़ी के बारे में बात क्या कर रहे हैं। तो रेलगाड़ी के बारे में यानी कि ट्रेन के बारे में ये बोल रहे हैं कि ये कितना समय लेती है। तो आप कहेंगे सर ये समय तो लेती है 12 मिनट का। कितने मिनट का समय लेती है? 12 मिनट का। दूरी कितनी तय करती है 12 मिनट में? तो आप कहेंगे सर ये जो दूरी है वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम उसकी चाल निकाल सकते हैं कि नहीं? तो आप जानते हैं कि चाल क्या होता है। आपको पता है कि चाल होती है दूरी बटे समय, यानी कि दूरी और जो समय का अनुपात होता है वो चाल कहलाती है। तो अब आप देखिए कि ट्रेन जो है वो कितनी दूरी तय कर रही है? 10 किलोमीटर की। कितने समय में? तो 12 मिनट में। तो या तो आपकी चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए या किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए। तो यहाँ 12 मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए? घंटे में। तो 12 को किससे भाग लगा दीजिए? 60 से। तो 12 पंचे 60 यानी कि 1/5 घंटे आपका हो जाएगा समय। यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी ट्रेन जो है वो 1/5 घंटे में तय करती है। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? तो दूरी 10 किलोमीटर है, समय 1/5 है, 5 ऊपर जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। अभी बोल रहे हैं कि सेकंड केस में कि यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कम हो जाए। ये तो पहला केस है जिसमें हमें क्या क्या दिया था? उसका समय दिया, उसकी दूरी दी, तो हमने उसकी चाल निकाल ली। अब सेकंड केस मतलब ये बोल रहे हैं कि उसकी चाल को आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें। तो अगर हम बोलें कि उसकी नई चाल कितनी है, अगर हम बात करें कि ट्रेन की नई स्पीड कितनी है, तो अब 50 में से आपको कितना कम करना है? 10, यानी कि अब जो नई चाल है ट्रेन की वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी दूरी को तय करना है, तो समय कितना लेगा? तो देखिए अब जानते हैं कि समय क्या होता है। समय कैसे निकालते हैं? तो समय होता है दूरी यानी कि चली गई दूरी या तय की दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी और चाल का जो अनुपात होता है वो समय कहलाता है। तो दूरी तो वही वाली है 10 किलोमीटर की, तो 10 किलोमीटर की दूरी है, चाल लेकिन नई हो गई, कितनी हो गई? 40। तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना समय आया? 1/4 घंटे का समय आया। लेकिन ऑप्शन में क्या आपको घंटे में दिया है? नहीं, ऑप्शन में आपको मिनट में दिया है। तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। तो 4 से कितने बार कटेगा? 15 चौको 60, यानी कि 15 मिनट। तो यानी कि अब ट्रेन उसी दूरी को यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम चाल से तय करे तो 15 मिनट का समय लेगी। किस ऑप्शन में आपको दिया है? तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन,
बहुत ही आसान तरीके से आपने किया। क्वेश्चन नंबर हम 18 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 गुना बढ़ जाती है तो वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। मौखिक रूप से आप आंसर दे देंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए सबसे हम पहले बात करें कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या है। तो अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं वर्ग एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमने एक वर्ग माना जिसकी भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि अगर उसकी भुजा को 3 गुना कर दें, आप कितना कर दें, 3 गुना कर दें। चलिए तो 3 गुना कर दिया, तो अब पहली वाली भुजा हमने ए मानी थी, तो अब नई भुजा कितनी होगी, 3a हो गई। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, लेकिन कब, अब नया वाला। ठीक है, नया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि अब भुजा कितनी हो गई, तो आप कहेंगे भुजा को 3 गुना कर दिया। पहले भुजा हमने कितनी मानी थी, तो आपने पहले भुजा मानी थी कितनी, a मानी थी। ठीक है, अब जब भुजा a थी तो उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर था, जब उसको 3 गुना कर दिया तो नया वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये 9a स्क्वायर हो गया। बताइए पहले क्षेत्रफल a स्क्वायर था और ये उसका 9 गुना हो गया। पहले क्षेत्रफल कितना था, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर था, तो ये a स्क्वायर है पुराना वाला क्षेत्रफल, और उसका ये कितना हो गया, 9 गुना। तो क्षेत्रफल कितना हो गया भाई, तो आप कहेंगे सर क्षेत्रफल 9 गुना हो गया। तो किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे, ऑप्शन बी पर। अब जैसा कि हमने बोला कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से मतलब मौखिक रूप से आंसर दे सकते हैं। जैसे हमने बोला कि यदि किसी एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या बढ़ जाएगा। तो आप वर्ग की पहली भुजा मान लिया करो 1, अब कितनी है, 3। तो पहले भुजा कितनी मान ली आपने, ये दोनों भुजाएं को मेंशन कर रहे हैं, मतलब पहले भुजा 1 थी पहले केस में, और दूसरे केस में जब बढ़ा दी तो 3 गुना मतलब 1 का 3 हो गई। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर भुजा का वर्ग होता है क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल 1 का वर्ग 1, और अब 3 का वर्ग कितना, 9। तो बताइए 1 का 9 गुना हो गया कि नहीं। तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज करते हैं और आपसे बोलें कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 6 गुना बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 6 गुना बढ़ जाती है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 6 का वर्ग यानी कि 36 गुना, कितना हो जाएगा, 36 गुना। अगर इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 6 गुना बढ़ा दिया जाता है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 36 गुना। क्लियर। तो अब आप मौखिक रूप से आंसर देंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है, बोले एक समलंब का क्षेत्रफल 495 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरे से 26 सेंटीमीटर लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई होगी। सबसे पहले हम बता दें कि समलंब होता क्या है। तो समलंब एक चतुर्भुज होता है जिसकी 2 भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर, तथा 2 भुजाएं कैसी होती हैं, असमांतर। जैसे हमने ए बी सी डी एक क्या बनाया समलंब, उसमें ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है h। ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई, तो इसको हमने ई डी नाम दे दिया ऊंचाई को। ठीक है, तो समलंब क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है जिसकी 2 भुजाएं समांतर और 2 भुजाएं असमांतर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी समांतर कैसे है, डी सी के। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है अगर हम बात करें तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला है क्षेत्रफल का। ठीक है, अगर हम इसको इसके रूप में कन्वर्ट करें तो अगर हम इस भुजा को नाम दे दें ए और इस भुजा को नाम दे दें स्मॉल बी, तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 1/2 समांतर भुजाएं का योग यानी कि a + b इंटू h, ये इसका क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखिए इन्होंने क्या क्या दे रखा है आपको। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 495 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू 495 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर है, वर्ग सेंटीमीटर है। साथ ही साथ आपको क्या दे रखा है, ऊंचाई h कितनी दे रखी है, तो उसकी ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर।
चलिए तो ऊंचाई भी हमारे पास है। फिर उन्होंने बोला है कि यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 26 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि अगर हम बोलें कि बी की लंबाई कितनी है, बी की लंबाई x है, तो ए की लंबाई कितनी होगी, तो दूसरी 26 सेंटीमीटर लंबी है, तो 26 x प्लस 26 हो जाएगी। तो अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं तो देखिए हमें x का मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा तो लंबी वाली भुजा यानी कि a की वैल्यू भी मिल जाएगी। लंबी वाली भुजा क्या है, a है, तो उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। तो चलिए वैल्यूज रख देते हैं। 1/2 a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर x प्लस 26, b की वैल्यू कितनी है x, h की वैल्यू कितनी है 15, बराबर में कितना है, तो आप कहेंगे 495। तो देखिए कितनी बार कटेगा, 15 तिया 45, 4 बचेगा तो 15 तिया 45, 2 का मल्टीप्लाई 33 से कर दीजिए और ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 26, x और x 2x प्लस 26, 2 का मल्टीप्लाई 33 से, तो ये हो गया 66। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 66 में से 26 जाएगा तो आप कहेंगे 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 20। x की वैल्यू आपकी 20 निकल आई है। देखिए x आपने कितना निकाल लिया, x आपने 20 निकाल लिया, तो ये किसकी वैल्यू है, b की, छोटी भुजा की लंबाई है। तो बड़ी भुजा कितनी थी, x प्लस 26 थी, यानी कि आप कहेंगे सर 20 प्लस 26 हो जाएगी, 20 प्लस 26 मतलब 46 हो जाएगी। ये आपकी बड़ी वाली भुजा यानी कि स्मॉल a की लंबाई आ गई। तो आपका किस ऑप्शन में दिया है भाई 46, तो ऑप्शन बी में दिया है आपको। तो ऑप्शन बी इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है। देखिए क्वेश्चन को समझना है, केवल हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास फॉर्मूला आपको याद है तो आप वैल्यूज रख के आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन। देखिए हम बात करें कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, 20वां क्वेश्चन। शांति और रानी ने क्रमशः 85,000 रुपये और 15,000 रुपये का निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 2 वर्षों के पश्चात उन दोनों के बीच किस अनुपात में लाभ को विभाजित किया जाना चाहिए। तो पहली चीज ये ध्यान रखना कि 2 व्यक्ति अगर एक व्यवसाय में साझेदार हो रहे हैं, 2 व्यक्ति एक व्यवसाय में यानी कि व्यापार में यदि साझेदार हो रहे हैं, तो ध्यान रखना इस चीज को आप, अगर उनके समय कैसे हैं, समान है। मतलब आज हमने एक व्यवसाय में पैसा लगाया और आज ही हमारे साथ में एक पार्टनर भी हो गया, हमने 10,000 रुपये लगाए, सामने वाले ने 20,000 रुपये लगाए, तो 1 साल बाद जो हमें लाभ होगा उसको हम किस अनुपात में बांटेंगे। क्योंकि आज हमने पैसा लगाया और हमने अपना पैसा कभी नहीं निकाला 1 साल तक, आज ही हमारे साथ वाले पार्टनर ने भी 20,000 रुपये लगाए और उसने भी पैसा बिल्कुल नहीं निकाला 1 साल तक, यानी कि 1 साल तक हमारा पैसा लगा रहा, 1 साल तक हमारे साझेदार का पैसा व्यवसाय में रहा। तो दोनों के समय यदि समान है तो उनके लाभों का अनुपात क्या होता है, जो उनकी पूंजियों का अनुपात होता है। जो उन्होंने पूंजी लगाई है वही उनके लाभों का अनुपात होगा। जैसे हमने 10,000 लगाए, साझेदार ने 20,000 लगाए, तो 10 और 20 का अनुपात 1:2 होता है। इसका मतलब लाभ का अनुपात भी 1:2 होगा। मान के चलिए अगर हमें 30 रुपए का लाभ हुआ तो उसमें से 10 रुपए हमारे होंगे, 20 रुपए साझेदार के होंगे। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर फरमाएं कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शांति और रानी ने क्रमशः 85,000 रुपए और 15,000 रुपए का निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 2 वर्षों के पश्चात उन दोनों के बीच किस अनुपात में लाभ को विभाजित किया जाएगा। कितने वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष के पश्चात। बताइए, शांति और रानी ने 85 और 15,000 रुपए लगाकर प्रारंभ किया था, मतलब दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, और 2 साल के बाद यानी कि 2 साल तक दोनों का पैसा व्यवसाय में रहा। तो हम कैसे निकालेंगे इनके लाभों का अनुपात। तो आप कहेंगे जो इनकी पूंजियों का अनुपात है वही इनके लाभों का अनुपात होगा। तो अगर हम बात करें कि शांति ने कितनी पूंजी लगाई, तो आप कहेंगे सर 85,000 रुपए, और रानी ने कितनी पूंजी लगाई, तो आप कहेंगे सर 15,000 रुपए। तो जो शांति और रानी की पूंजियों का अनुपात है ना, यही इनके लाभ का अनुपात भी होगा। लाभ का अनुपात भी यही होगा। ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि समय दोनों के कैसे हैं, समान है। तो जब समय समान होते हैं तो जो पूंजियों का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात भी होता है। तो चलिए कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो आप 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से 3 बार, 5 से 17 बना 85, यानी कि आपका अनुपात बनेगा 17:3 का अनुपात।
उनके बीच में लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो आप कहेंगे सर उनके बीच में लाभ 17:3 के अनुपात में बांटा जाएगा। यही आपका आंसर भी है। किस ऑप्शन में आपको दिया है? तो ऑप्शन ए में दिया है 17:3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया आज पुनः। इससे पहले भी हम क्या कर चुके हैं, 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। क्लियर है बात? तो ये हमारा पेपर नंबर कौन सा था? 11वां पेपर था। इसके टोटल अभी हम 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से लेकर 30वें क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन करेंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। इससे पहले जो हमारे 10 पेपरों का सॉल्यूशन हो चुका है उन वीडियोस को भी जरूर देखें, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन हो रहा है, ये आपके आगामी जो पेपर आने वाले हैं उनके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो डिस्कशन हुआ है ना पेपरों पे, वो काफ़ी विस्तार से हुआ है। अगर आप केवल पेपरों के सही माध्यम से तैयारी कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए अपना 70 से 80% मैथ आप कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है होगी बात? चलिए, तो जरूर देखें प्रीवियस पिछले जो पेपर सॉल्व हो चुके हैं उनका वीडियो जरूर देखें, और आने वाले जो वीडियोस हैं उनको भी जरूर देखें। चलिए, इसी बात के साथ में हम क्या करते हैं भाई, अपनी क्लास को यहाँ विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।